किसी भी देश या राज्य को अगर आपको बखूबी समझना है तो आप वहां की सभ्यता और संस्कृति को पढ़ते हैं। लेकिन कोई भी राज्य या कोई भी देश कितना अंदर से मजबूत है, कितना उसके पास रिसोर्सेस है, इसका पता वहां की अर्थव्यवस्था के आधार पर लगाया जाता है। झारखंड की अर्थव्यवस्था प्रमुख संसाधनों पर डिपेंड है और ये संसाधन जो है कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट को बहुत मजबूती देते हैं, आंतरिक रूप से उसे आजादी और मजबूती भी देते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज समझते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था के तहत एक टॉपिक आता है, हालांकि वो उसमें भूगोल के और अर्थव्यवस्था के मिक्स टॉपिक है। 1947 से लेकर अब तक राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, जिसमें आपको पढ़ना है झारखंड का भूगोल, खान खनिज, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत आदि। तो इसी टॉपिक को बहुत ही सरल और आसान बनाने का ये पहला आपका लेक्चर है। इसी क्रम में कई लेक्चर आपको मिलेंगे, तो वन बाय वन आपको सब कुछ समझाता हूं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था हो या यहां का भौगोलिक जो बनावट है, या झारखंड राज्य कैसे बना, किस टाइप से यहां का भूखंड है, यहां पे कौन कौन सा फसल है, उसके लिए उद्योग कौन कौन सा है और औद्योगिक विकास कैसे कैसे, वह सब कुछ वन बाय वन आपको समझाएंगे। एक तरह का ये समझिए कि आप अभी तक जितना पढ़ाई किए हैं उसमें बहुत सारा चीज इसमें रिसाइकल होके आएगा। और जब आप पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ते हैं तो वहां भी एक बहुत बढ़िया सिद्धांत चलता है पारिस्थितिकी, मतलब चीजों को इस तरह से रिसाइकल किया जाता है, चीजों को इस तरह से घुमाया जाता है चारों तरफ से कि सब कुछ संतुलन में रहे। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, सबसे पहले संसाधन क्या होते हैं। संसाधन हमें दो टाइप से मिलते हैं, एक तो बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन और एक हम मानव निर्मित संसाधन कह सकते हैं। जो हमें प्रकृति द्वारा संसाधन मिले हैं ना, माने कि रिसोर्सेज जो भी हमारे यहाँ है, गीता में कहा गया कि हम क्या लाए थे और क्या लेकर जाएंगे। हम क्या लाए थे, जो था यहीं का था, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। परिवर्तन संसार का नियम है, तो उसी तरह रिसोर्सेस यहीं पे हैं। झारखंड को आप सभी जानते हैं, प्राचीन काल में यहाँ पे बहुत सघन वन हुआ करते थे, यहाँ के लोग वनवासी कहे जाते थे और इन्हीं वनों पर काट के मुंडा लोग खुटकट्टी जमीन बसाए और खुटकट्टी गांव का निर्माण किए और धीरे धीरे आबादी विकसित होती गई और झारखंड में सदान और आदिवासी समुदाय आज इतने रूप में मिलते हैं, बड़े रूप में मिलते हैं देखने को। 26.2% जहां जनजाति यानी आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत है, वहीं झारखंड में 3,29,88,134 टोटल, जिसमें सदान 60% सब घुल मिल के लोग रहते हैं। तो जब यहाँ पे लोग आए तो यहाँ देखे कि पठारी भूभाग है, एकदम पठार कैसा होता है अभी वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। झारखंड एक पठारी भूभाग है। इसी पठार में छोटा नागपुर का पठार जो कि 65,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अब उस छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना को मिला दीजिए तो पूरा झारखंड राज्य का निर्माण होता है। कई प्लेटें दबी हुई हैं, औषधि प्लेट से कई चीजें निकलती हैं, जैसे कि आपका तेल, जितना भी तेल है और खनिज वहां से निकलेगा। तो खनिज वगैरह बहुत सारे धरती के गर्भ में ना, हमारे झारखंड के गर्भ में 40% अकेले खनिज संसाधन है। तो ये चीज दिखाएंगे कि झारखंड का आर्थिक विकास आजादी के पूर्व बाद में कैसे हुआ, कुछ उद्योग लगे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार अभिवृद्धि हुई। फिर राज्य का गठन जब 15 नवंबर 2000 हुआ, उसके उपरांत क्या क्या चीजें हुई वो दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक बार फ्रेश करते हैं आपके ब्रेन को पूरा, और ताकि आप बहुत सारा चीज इजीली समझ जाएं। झारखंड का जो आधिकारिक नाम है वो है झारखंड, और आदिवासियों के अनुसार इसका नाम था जाहिर माने सरना स्थल, और खौंड मतलब वेदी, दोनों पूजा स्थल है। और यहाँ पे देखिए एकमात्र आदिवासी नेता या जनजातियों के मसीहा के विश्व पिता के अवतार भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा, इनका संसद के अहाते में प्रतिमा है। और यहाँ पे कोई भी आता है, बड़े से बड़े, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, यहाँ माल्यार्पण करते हैं और 15 नवंबर के दिन इनको बहुत जबरदस्त तरीके से सजाया जाता है। तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन होता है। झारखंड राज्य में जब गठन हुआ तब उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 6 जिले तो बाद में बने तो 18 थी। 18 जिले थे, 18 जिलों के साथ अलग हुआ। अब ये सारा कहानी थोड़ा थोड़ा आपको समझाते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं। ये आपको दिखेगा वर्ल्ड में हम लोग, जैसे भारत है, भारत का एक बहुत ही अच्छा उत्तर पूर्वी भूभाग पर अवस्थित हमारा झारखंड राज्य है। कहा मैंने बोला? उत्तर पूर्वी भूभाग पर।
अब झारखंड दो शब्दों के मेल से बना है, झार प्लस खंड, झाड़ मतलब झाड़ या वन, और खंड मतलब प्रदेश। ये सब कहिएगा कि सर पहले पढ़े, ठीक है, एक बार समझाता हूं बढ़िया से आपको। जब पूरे विश्व को देखिएगा, पूरे वर्ल्ड को देखिएगा, तो ये इसको कहते थे हम लोग पूरे पार्ट को पैंजिया। क्या कहते थे? पैंजिया। ये क्या था पूरा? एक सेकंड रुक जाइए, क्या पूरा पार्ट हम क्या कहते थे? पैंजिया। मतलब पूरा स्थलीय पार्ट को हम लोग बोलते हैं पैंजिया बोलते थे, और इसके जो जलीय भाग थे उसको हम लोग पैंथालासा कहते थे। मान लीजिए इसमें कि जलीय भाग है इस टाइप से, तो हम जलीय भाग को हम क्या कहते थे? पैंथालासा। जलीय भाग को पैंथालासा। अब आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है कि बताइए कि ये किसका पार्ट है। तो ये बाद में कालांतर में बहुत वर्षों बाद में ये पार्ट, मतलब पृथ्वी का जो भूखंड था एक पार्ट में था, दो पार्ट में टूट गया, दो पार्ट में टूटा। और जब आप ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया अंकारा लैंड, और नीचे वाला पार्ट हो गया गोंडवाना लैंड। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए गोंडवाना लैंड और हमारा भारत किधर है? तो ये प्लेट जो है ऊपर खसका थोड़ा, तो इधर आपको देखने को मिलेगा, यानी गोंडवाना लैंड का पार्ट भारत है, और झारखंड भी किसका पार्ट है? झारखंड में पूछेगा कि किसका पार्ट है, तो कहिएगा कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है। झारखंड जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। कहाँ अवस्थित है? तो बोलिएगा भारत के उत्तर पूर्वी भूभाग पर अवस्थित है। झारखंड में क्या क्या है? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि झारखंड में जब 1947 से लेके अब तक का पूरा इतिहास आप पढ़ रहे हैं, आर्थिक विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें आप खान खनिज और वन संसाधन जो हमें ऑटोमेटिकली प्रकृति द्वारा प्राप्त है, जैसे कि वन को तो हम लोग लगाए नहीं, वो तो ऑटोमेटिक जनरेटेड है। वन में वृक्ष पनपता है, टूटता है, गिरता है, फुर निकलते हैं। फुर, नदियों को रास्ता किसने दिखाया? किसी ने नहीं। नदियां अविरल कल बहती हैं, तो नदी हो गया। पहाड़ को हम लोग नहीं बनाए हैं, पहाड़ अपने आप बना है। तो उसी तरह खान खनिज जो है हम लोग नहीं बनाए हैं, मानव निर्मित नहीं है। और बहुत सारे रिसोर्सेस हैं हमारे यहाँ, जिसके दम पर हम कहते हैं कि 40% अकेले हमारे पास खनिज संसाधन है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो हमें कहीं ना कहीं अलग बनाती है। विश्व में सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र टोरी चंद्रा, ये सब पढ़ा चुके हैं। भू अवस्थित या स्थल रुद्ध, क्योंकि हमारा झारखंड कहीं से भी जलीय भूभाग को टच नहीं करता है। सर्वाधिक अभ्रक भंडार अभ्रक है। एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया है। उसके बाद सर्वाधिक खनिज संसाधन 40%, इसलिए इसको छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का गोदाम घर भी कहा जाता है। कोयले का हमारे पास जबरदस्त भंडार है। धनबाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड कह लीजिए। एशिया में सबसे बड़े लोहे की खान नोवा मुंडी वेस्ट सिंहभूम में है। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी पिपरवार चतरा है। और इसके अलावा हमारा वन और उसी में रहने वाले वन्य जीव जंतु हो गए। उसी के अलावा वन्य जीव जंतु के अलावा बहुत तरह की चीजें और भी आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए एक परिचय के तहत आपको मैं बहुत सारी चीजें वन बाय वन दिखाता हूं जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। जैसे आपको पूछेगा कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इसमें लिया हुआ है कि नहीं, एक बार देख लेता हूं, अगर हो तो मैं आपको उसी में बता दूंगा। जैसे राज्य की आकृति, हाँ यहाँ लिया हुआ है, तो ये मैं इसी में बता देता हूँ, ठीक है। वन बाय वन आपको एक तरफ से बताता हूँ ताकि चीजें बहुत इजीली याद हो जाए। झारखंड राज्य का जब गठन हुआ उस समय टोटल जिले 18 और नव निर्मित जो जिले हैं वो 6, तो टोटल जिलों की संख्या 24, ठीक है। प्रमंडल 5, ये सब आपको बेसिकली पता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये भी आपको बताए हैं बहुत बार, ये 2-3 बार मैं बताया हूँ, रिवाइज करवाया हूँ। राज्य स्थापना ये सब बता चुके हैं। भारतीय संघ में स्थान 28वां। कोयला राजधानी, अब जो मेन बात है मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा। कोयला राजधानी धनबाद। अभ्रक, अब इसी में मिलेगा आपको झरिया, इसी में मिलेगा आपको झरिया। अब इसके बारे में हम लोग घुस के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभ्रक कोडरमा। एल्युमिनियम मुरी रांची। सांस्कृतिक राजधानी देवघर। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। जमशेदपुर में क्यों? क्योंकि 1907 में बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे टिस्को की स्थापना की गई। यही नहीं, झारखंड राज्य में देखिएगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाए गए 1972, 73, 74, फिर 2015, ऐसे करके 4 आप पढ़िएगा। आइडा
रियाडा, बियाडा, स्पाइडा, तो ये चारों औद्योगिक क्षेत्र। फिर उसके बाद औद्योगिक नीतियां बनी, एक में बना, उसके बाद लगातार बनते गए कई वर्ष के अंतराल पर। तो ये जो चीजें थी ना कहीं उद्योगों के विकास के लिए था। फिर कांच राजधानी रामगढ़, और लातेहार के बारे में आप कौन नहीं जानता, झारखंड का हृदय स्थल रामगढ़, मां छिन्नमस्तिका मंदिर, ताम्र राजधानी घाटशिला पूर्वी सिंहभूम। अब आइए उपराजधानी 4, ये सब तो आप जानते हैं। आकृति चतुर्भुजाकार। अब आप कहेंगे कि पाट क्षेत्र कैसा होता है, तो पाट क्षेत्र कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। देखिए पाट क्षेत्र कुछ इस टाइप से आपको ये दिखेगा, ये हमारा पाट क्षेत्र माना जाता है। तो झारखंड में आपको पाट क्षेत्र देखने को मिलेगा, जैसे कि जमीरा पाट, जैसे नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट, जमीरा पाट, ये सब हम डिटेल में करने वाले हैं। बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपको चीजें एकदम रिकॉल हो जाए। आकृति हमारी चतुर्भुजाकार है। इसके अलावा जब हम जियोग्राफी के तहत आप पढ़िएगा, आर्थिक विकास का मतलब हुआ भूगोल के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी देखना। जैसे वन आप कहाँ पढ़ते हैं, वन आप पढ़ते हैं, नदी कहाँ पढ़ते हैं, जियोग्राफी में वन कहाँ पढ़ते हैं, जियोग्राफी में वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह हो गया, जियोग्राफी के तहत आप पढ़ लेते हैं। तो उसके थ्रू जो हमें आगे बढ़ा रहा है, जैसे वन में क्या मिलता है, साल हमारा क्या है, सबसे प्रमुख साल हमारा राजकीय वृक्ष है और सबसे प्रमुख वृक्ष माना जाता है साल। और साल सबसे ज्यादा पूरे झारखंड में कहां है, तो सारंडा, 700 पहाड़ियों की भूमि। एशिया का सबसे बड़ा साल का वन वहीं है, सारंडा, और वहां हाथियों के लिए बहुत फेमस है वो जगह सारंडा। तो इस टाइप से चीजें हम अभी डिफाइन करेंगे। अब राज्य से सटे 5 पड़ोसी राज्य, लेकिन उसके पहले हम लोग चलते हैं झारखंड राज्य में जो चीजें हैं, जैसे कि अक्षांशीय और देशांतर ये विस्तार। एक चीज आपको बताता हूं, बहुत ही अच्छे से देखिएगा कि अक्षांश और देशांतर में ऐसे आप अगर ग्लोब को देखिएगा तो ये हम मान लीजिए इसको मानते हैं हम इक्वेटर, माने कि इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा, जो भूमि को मध्य से काटता है। तो भूमध्य रेखा, ये कौन सा रेखा है, भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इक्वेटर ये पृथ्वी को बीचों बीच में, ऐसा नहीं है कि मतलब पृथ्वी को बीचों बीच में कोई लाइन काटता, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अब यहाँ जो माना गया है, इस जगह पे पोल माना गया है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब आपको नॉर्थ पोल, अब आपको याद क्या रखना है, ये 0 डिग्री देशांतर। अब यहाँ से हम ऐसे एक लेते हैं 0 डिग्री देशांतर। अब इसी को ना ग्लोब जब बनाइएगा इस टाइप से बना दीजिए, इस टाइप से चीजें बना दीजिए। जब इसी को ग्लोब बना के देखिएगा तो झारखंड की स्थिति आएगी उत्तर पूर्वी भूभाग, जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया भी है। इसी को इस टाइप से देखिएगा तो अभी आपको चीजें, अभी जल्दी जल्दी में बना रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। अब झारखंड की अवस्थिति, जैसे भारत की अवस्थिति कहाँ है, तो यहाँ पे देखिएगा झारखंड कहाँ है, यहाँ पे। तो हम किस भाग में है। अब जब हम बेस बनाए थे, बेस किसको बनाए थे, कौन गया, ये वाला, हम बेस इसको बनाए थे, एक तरफ ये वाला था ब्लू लाइन ऊपर वाला, और एक बेस बनाए हम इस वाले लाइन को, ये दोनों बनाए हैं। अब जब हम पूछेंगे आपसे कि बताइए इस ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो आप कहिएगा सर 4 पार्ट में, 1 2 3 4, हम कहेंगे 2 ही पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो कहिएगा कि सर लाइन मीटर, एक तो ये आधा से नीचे ये हो गया, आधा से ऊपर ये हो गया, मतलब हम बीच से काट दिए तो ऐसे ऐसे हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम इस वाले बीच को काटे तो एक पूर्वी इधर हो गया, पश्चिम। आप सभी को पता है कि इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं वेस्ट, माने कि पश्चिम। तो अगर आपसे पूछे कि अक्षांशीय या देशांतरीय दृष्टिकोण से, अक्षांशीय दृष्टिकोण से हम उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट हम उत्तर में है, हम उत्तर में इस पूरे पार्ट को ऐसे ढक दे तो ये उत्तर हो गया, और इस पूरे पार्ट को ढके तो ये दक्षिण हो गया, तो हम यहाँ हैं तो उत्तर में हो गया। अब इस तरफ से आइए, इस वाले पार्ट को जब हम ढक दे तो ये पूर्वी हो गया, और इस वाले पार्ट को ढके तो पश्चिम, लेकिन हम हैं यहीं। तो एक तरफ से पूर्वी देशांतर बोलिएगा, क्या बोलिएगा, पूर्वी देशांतर, क्या बोलिएगा, वहां नहीं ऊपर नीचे लिखते हैं, क्या बोलिएगा, हम कहाँ हैं, तो उत्तरी अक्षांश पर, हम कहाँ हैं तो उत्तरी अक्षांश। और दूसरा बोलिएगा, जब ये अक्षांश देशांतर का क्लास कभी कराएंगे आराम से तब, और देशांतरीय दृष्टिकोण से हम पूर्वी देशांतर पे हैं। ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो अब जब आप याद करिएगा ना यही चीज, तो पूर्वी और उत्तरी ऐसे करके याद कीजिएगा। 21 15 से 25 19,
2158 से 25-19, 2158 से 25-19, ऐसे याद कीजिए कि 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, इसको डिग्री, ठीक है। यह हम कहाँ पे हैं, तो उत्तरी अक्षांश पे, उत्तरी अक्षांश हमारी स्थिति यही है झारखंड की। अब अगर हम पूर्वी देशांतरीय दृष्टिकोण से, ये कैसा हुआ, ये अक्षांशीय दृष्टिकोण से हुआ। ये किस दृष्टिकोण से हम बताएं, ये अक्षांशीय दृष्टिकोण से बताएं। अब अबर बताएंगे देशांतरीय दृष्टिकोण से कि हमारी देशांतरीय स्थिति क्या है। तो अक्षांश आपको मैंने अभी समझाया, अक्षांश में अगर देखें तो ये इस वाले को ठंक दीजिए उत्तरी अक्षांश। अब देशांतर में आते हैं तो इधर वाला यानी पूर्वी देशांतर होगा, ऑब्वियस सी बात है कि पूर्वी होगा। 83-19 से 87-57, 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57, 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट, बस इतना याद रखिएगा, 87 डिग्री 57 मिनट। ये कौन सा होगा, अब आपसे पूछेगा। यहां भी 21 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर, सॉरी उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहां पूछेगा 83 डिग्री 19 मिनट, तो बोलिएगा पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारी अवस्थिति है। क्लियर है, तो अक्षांश देशांतर आप समझ गए होंगे। अब जब झारखंड का मैप देखिएगा तो एक बात बताइए कि यहां से यहां ज्यादा दूर है या फिर यहां से यहां ज्यादा दूर है, तो आप कहिएगा सर ये वाला ज्यादा दूर है, तो इसकी दूरी है 463 किलोमीटर। कितना है, और इसकी दूरी जो है 380 किलोमीटर। क्लियर है, 463 किलोमीटर एंड 380 किलोमीटर। 463 किलोमीटर किधर से किधर हुआ, तो हम इधर क्या थे, ईस्ट, इधर क्या थे, वेस्ट, इधर क्या थे, नॉर्थ, इधर क्या थे, साउथ। तो हम कहेंगे कि ये पूर्व से पश्चिम, ये गए हम इधर से इधर या पश्चिम से पूर्व, कैसे भी मापिए कोई दिक्कत नहीं। इस पेन को हम इधर से इधर मापे चाहे इधर से इधर मापे, बात बराबर है। कोई ऐसा जरूरी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब थोड़े पश्चिम से पूर्व नहीं, हाँ लेकिन मापने के क्रम में कि पूर्व से हम पश्चिम मापे तो लिख दिए। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर, तो ये दूरी है, यानी यहां से यहां छोर जो लिया गया है अक्षांशीय और देशांतर का, हम एक छोर लेंगे ना, कि मान लीजिए हम ये छोर लिए इधर से इधर से इधर से ले लिए, और इधर से भी तो लेंगे इधर से इस टाइप से, तब तो चतुष्कोणीय बन रहा है। तो इसलिए हमारा जो दूरी होगा वो इस हिसाब से जब लिया जाएगा तो आपका आएगा उत्तर से दक्षिण 380 और पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर मत भूलिएगा, जब हम एरिया निकालते हैं तो दूरी है लंबाई, जब एरिया निकालेंगे तब ना। अच्छा, कुल वन क्षेत्र 23,765.78 वर्ग किलोमीटर, जो कि 29.81, यानी हम 33% के वनाच्छादन से आज भी कम है। इतना बात समझ आ गया। कुल क्षेत्रफल 79,714 2.42। बिहार के 46% भूभाग, किस भूभाग को काटा गया था, तो दक्षिणी भूभाग। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करिएगा तो ये सारा डिटेल जब लिखिएगा ना तो कॉपी चेक करने वाले का दिल गदगद हो जाएगा, वो आपको बहुत बढ़िया नंबर देंगे। और कभी भी मैपिंग करके बनाइए। 15वां स्थान है हमारा एरिया में, 77,922 रूरल यानी कि ग्रामीण, और 1,792 अर्बन, ये आपको याद रखना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल जो वो था उसमें से काट के हम लोग इधर आए। ठीक है, मतलब हम उनके पास इतना बचा और टोटल ऐसे जोड़िएगा तो 79,714, इनके पास 94,163 ऐसे बचा। ठीक है, चलिए एरिया, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, ये इसका डेटा थोड़ा चेंज हो गया है। छोटा रामगढ़ 1360 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, और सबसे छोटा प्रमंडल पलामू। पलामू में 3 जिले, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले। अब कुछ चीज और दिखाते हैं। अब यहाँ पे आइए, जो ये दिख रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा छोर जो है, और छोर यानी हमारा सबसे जो उत्तरी जिला लिया गया है वो साहेबगंज है, दक्षिण जिला पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी जिला पाकुड़ और पश्चिम में गढ़वा, इस टाइप से लिया गया है। लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट 2 है, खूंटी और लोहरदगा। क्यों है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। लैंडलॉक्ड खूंटी लोहरदगा क्यों है, क्योंकि देखिए लोहरदगा कहीं से बाहर टच नहीं करता है और यहाँ पे खूंटी मिलेगा। रांची से अलग हुआ खूंटी, तो मान के चलिए कि इस वाले एरिया पे भी आपका कोई, एक मैं दिखा देता हूं यहाँ पे आपको। हाँ, यहाँ पे देखिए, एक तो है लोहरदगा जो कि बाहर कहीं टच नहीं कर रहा है, और दूसरा खूंटी, ये इंटरनल हमारा है, तो इसलिए इसको लैंडलॉक, मतलब कहीं बाहर ही टच नहीं कर रहा है। लैंडलॉक 2 डिस्ट्रिक्ट है,
ठीक। अच्छा, कुछ चीज और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, अब आपसे पूछेगा कि झारखंड बताइए कितने जिलों को कितने राज्यों को टच करता है। 5। पश्चिम बंगाल से हमारे झारखंड के 10 जिले लगते हैं। 10 जिले इधर वाले लगेंगे, जो भी इधर वाले हैं वो सारे 10 जिले कौन कौन से लगेंगे एक बार दिखाते हैं। बिहार से कौन से जिले लगेंगे, तो 10 जिले, बिहार से 10 जिले। उसके बाद छत्तीसगढ़ से 4 जिले, ठीक है। यूपी से गढ़वा, बिहार से गढ़वा और छत्तीसगढ़ से गढ़वा। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को छूता है। उड़ीसा से 4 जिले, ठीक है। अब आपको दिखा देते हैं, मैप में जल्दी ध्यान आ जाएगा, याद हो जाएगा। अब जो 4 जिले थे जो छत्तीसगढ़ से लग रहे थे, गढ़वा, लातेहार, गुमला एंड सिमडेगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, ये 4 हो गया। अब इधर वाले बिहार में कितना बताया था, 10। कौन कौन, तो यहां से आइए, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, 4 हो गया। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर आइए नीचे में, नीचे क्या था, उड़ीसा, तो सिमडेगा लगेगा। पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम दोनों लगेगा, और सरायकेला खरसावां, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये भी पार्ट लगता है, तो 4 हो गया। वेस्ट बंगाल से मैंने कितना कहा था, 10 जिले लगते हैं। 10 जिले कौन कौन से, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस टाइप से जिले हमारे लगते हैं, 5 राज्यों को छूते हैं। इतनी बातें आपको अच्छे से याद रख लेनी है, ठीक है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार यहां भी दिखाया गया है, और इन दोनों में अंतर देखिएगा तो 83 किलोमीटर का अंतर है, 380 और 463 में, ठीक है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार यहां भी अच्छे से लिखा हुआ है। ये इक्वेटर है, कर्क रेखा 5 जिलों से गुजरती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो 5 जिले कौन कौन से हैं, तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़। लातेहार, लातेहार, लोहरदगा, उसके बाद गुमला, रांची, रामगढ़, ऐसे भी याद कर सकते हैं, चाहे जैसे याद करना हो, ठीक है। ये जिले जो इस टाइप से गठन हुए वो आपको मैंने पहले भी दिखाया है, और अभी भी इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रमंडल वगैरह आपको पता है, कितने प्रमंडल, कितने अधिसूचित प्रमंडल हैं, जिला परिषद क्या है, कितने हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है, डिटेल्स दिया गया है, ठीक है, ये सब कुछ। अब आते हैं झारखंड की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, झारखंड की जलवायु कैसी होगी। अब झारखंड में हम चलते हैं, थोड़ा कृषि और इस पे ध्यान देते हैं। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, मतलब हम मानसून पर डिपेंड करते हैं, और मानसूनी। उसके बाद झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नहीं, एक नॉर्मल वर्षा लेते हैं, औसत वर्षा कितना होता है, तो 140 सेंटीमीटर, ठीक है। 140 सेंटीमीटर कितना वर्षा होता है, 140 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा, अगर यही हम कह दें कि सर्वाधिक वर्षा, तो 2 टाइप से याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा, क्योंकि हम खेती करने चले हैं तो भाई वर्षा जरूरी है। सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछेगा तो कहिएगा हजारीबाग। क्या कहिएगा, हजारीबाग, 1000 बागों का शहर हजारीबाग। लेकिन अगर पूछेगा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यानी प्लेस, तो वो कहिएगा नेतरहाट, प्रकृति का हृदय, नेचर हार्ट। 1800 मिलीमीटर वर्षा वार्षिक यहाँ पे औसत होता है। तो नेतरहाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लातेहार जिले में है। तो वर्षा वगैरह तो पता है। अब ठीक है, अब सबसे कम वर्षा वाला स्थान, ये भी तो पूछा जा सकता है कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदानी भाग। चाईबासा कहाँ पड़ता है, अगर आपसे पूछ दी कि चाईबासा कहाँ पड़ता है तो कहिएगा कि सर पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर चाईबासा है। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, तो उसी का एक हेडक्वार्टर है, वो
इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जब हम वर्षा करा रहे हैं तब यहाँ पे कुछ चीजें और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सर्वप्रमुख मिट्टी, सर्वप्रमुख मिट्टी, मिट्टी पे ही तो खेती कीजिएगा, सर्वप्रमुख मिट्टी। तो ये सर्वप्रमुख मिट्टी जिस कलर का हम पेन यूज कर रहे हैं, लाल, जिस कलर से मतलब लिख रहे हैं, ये 90% भूभाग पर लाल देखने को मिलेगा, रेड सॉइल। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को हम पेडालॉजी बोलते हैं। अच्छा, सर्वप्रमुख फसल कौन सा है? तो धान। धान सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? सिंहभूम वाले इलाका में। ठीक है, सर्वप्रमुख फसल कौन सा हो गया? धान। मिट्टी कौन सी हो गई? लाल। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। जब ये सब चीजें होंगी तो एक और होगा कि भाई प्रोजेक्ट, यानी डीवीसी आएगा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई। अब इसमें बड़े बड़े बांध बनाए गए। 1948 को स्थापना, ये कहाँ पे है? तो ये बोकारो में है। अब हम सिंचाई के लिए किसका यूज करेंगे? सर्वाधिक कुआं वगैरह का यूज होता था, फिर तालाब से तालाब वगैरह का यूज होता है, फिर आप देखिएगा गुमला भी है, सिंचाई के क्षेत्र में बहुत आगे, वहाँ पे तालाब से खूब सिंचाई होता है। और तालाब एकमात्र ऐसा साधन बताया गया है सिंचाई में, मतलब कि पानी स्रोत में, जल स्रोत में, जल संसाधन में, कि वो पारिस्थितिकी संतुलन को बहुत जबरदस्त तरीके से बनाए रखता है। तो ये सारी चीजें हैं झारखंड के बारे में, सिंपल बातें जो है वो आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें झारखंड का, अगर हम विभाजन करें, भौतिक विभाजन करें, तो झारखंड का भौतिक विभाजन 3 पार्ट से कर सकते हैं। झारखंड का हम भौतिक विभाजन अगर देखें, फिजिकल डिवीजन, तो 3 पार्ट से हम कर सकते हैं। झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है उसका अगर हम विभाजन करें, इस भौतिक विभाजन में आप देखिएगा 3 पार्ट से डिवाइड किए गए हैं। अब 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले तो आता है पठार, क्योंकि झारखंड क्या है? एक पठारी भूभाग है, पठारी भूभाग है। इसी पठारी भूभाग में कई पाट क्षेत्र आपको दिखे। अच्छा, उसके बाद है पहाड़, यहाँ पे पहाड़ भी बहुत सारे हैं। उसके बाद है मैदानी भाग, मैदान। ठीक है, अब इसी पठार में झारखंड एक क्या है? पठारी भूभाग है। आप देखिएगा तो छोटा नागपुर का पठार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। ये झारखंड के अधिकांशतः भूभाग पर विस्तृत है, छोटा नागपुर का पठार। और पठार आपको मैंने दिखाया ना कि पठार अगर देखना है तो कुछ इस टाइप से देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ढाल नुमा, दोनों तरफ से ढाल, बीच में ऊपर समतल। और उधर जो दिखाया था आपको, वो मैंने आपको पाट क्षेत्र भी दिखाया था। अब इसी में आप कई भाग इसके भी डिवाइड होंगे, जिसमें पाट क्षेत्र पढ़िएगा, हजारीबाग का पठार पढ़िएगा, है ना। उसके बाद फिर नदियां निकलेंगी, इसी पठारी भूभाग से नदियां निकलेंगी, कई पहाड़ों को चीरते आगे बढ़ेंगी। पहाड़ में आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सबसे बेस्ट आपको देखने को मिलेगा वैसे राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, और पहाड़ में आप जाइएगा तो उधर फिर आपका पारसनाथ पर्वत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैदानी भाग में देखिएगा तो चाईबासा का मैदान हो गया, या फिर एक और है आपका, जैसे मैदानी भाग में अगर आप देखिएगा तो चाईबासा का मैदान हो गया, अभी मैंने बताया, जहां पे बहुत कम वर्षा होती है, चाईबासा मैदान। और एक और मैदानी भूभाग में देखना है तो साहेबगंज का जलोढ़ीय भाग देखिए, साहेबगंज में जलोढ़ मैदान। मतलब इसको बताता हूं क्या करता है। साहेबगंज हमारे झारखंड से एकमात्र ऐसा जिला साहेबगंज जहां से गंगा नदी 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो गंगा नदी में जब भी बाढ़ आएगा तो बाढ़ आने के बाद क्या होता है कि आसपास का जो जमीन होता है दोनों साइड में, जैसे नदी है तो नदी की ये नदी है, इस साइड भी भाई, इस साइड भी, तो दोनों साइड क्या होगा कि बाढ़ हर साल अपने साथ गाद गुद और बहुत सारी मिट्टियां डाल देते हैं उस पे, तो उसी को बोलते हैं वो फिर सूखने के बाद जलोढ़ मिट्टी बन जाता है। झारखंड में 8 प्रकार के मुख्य मिट्टियां आपको देखने को मिले, झारखंड के अतिरिक्त भारत में, तो उसमें सबसे फेमस जो मिट्टी माना जाता है वो जलोढ़ मिट्टी माना जाता है। लेकिन झारखंड के सेंस में वो लाल मिट्टी यहाँ फेमस हो जाता है। तो झारखंड का भौतिक विभाजन इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे इसमें,
इसी के तहत पठार वगैरह जब देख लेंगे, जैसे रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, पाट क्षेत्र देखेंगे कि नेतरहाट का पाट, इसी में जब पाट क्षेत्र आएगा तो नेतरहाट का पाट, फिर जमीरा पाट, फिर गणेशपुर पाट, ये सब देखने के बाद थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और पहाड़, तो एक टॉपिक आपका यहां से भिड़ता है फिर पहाड़ वाला। देखिए कैसे, जब आप पढ़ते हैं खान खनिज, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, तो हमने क्या बोला, इसी में आप पहाड़ में राजमहल की पहाड़ी के साथ जितने भी पहाड़ हैं छोटे बड़े वो देख लेंगे। उसके बाद आपका क्या कहता है, पहाड़, पर्वत, नदी, जंगल, खान खनिज, फिर नदियों को पठारी भूभाग से निकालेंगे। फिर जब नदी निकल जाएंगे पठारी भूभाग से, जंगल, अगल बगल जंगल भी चाहिए, तो हम फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे 2023 वाला निकालेंगे, कितना भाई वनावरण है हमारे यहाँ। और झारखंड में वनावरण के साथ साथ पूरे डेटा खंगालेंगे, भाई कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं यहाँ पे, संरक्षित वन है, सुरक्षित वन है, अवर्गीकृत, वर्गीकृत वन है, उसके अलावा उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके बारे में। तब हम बेतला नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी वन और वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ाए जा चुके हैं, तो वहां हम एक डिस्कस करेंगे, उसको बताएंगे। उसके बाद फिर हम जब जंगल पढ़ लिए, नदी पढ़ लिए, तो नदी भाई बाढ़ लाने के बाद कटाव होगा, इसी नदी में या इसी हम पर जब ये चीज देख लिए थे यहाँ पे, सॉरी पठार देखे, तो इसी पठार में, छोटा नागपुर के पठार में बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे देखिएगा तो दबा हुआ मिलेगा खान खनिज, तो खान खनिज को भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक बार ये टॉपिक को दिखाते हैं, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। और यदि नदी में क्या है ना, नदी में जब देखिएगा, नदी में जब हम पठार से नदियों को निकालेंगे, क्योंकि झारखंड में अधिकांशतः पठारी भूभाग, छोटा नागपुर के पठार से अधिकांशतः नदियां निकली हैं, तो जब इनसे नदियां निकाल देंगे, नदी निकालेंगे तो जलप्रपात भी देखेंगे। तो जब ये देखेंगे, जैसे देखिए यहां भी ऊपर दिखाया गया है, खनिज संसाधन भारत का रूर प्रदेश 40% खनिज संसाधन, फिर जल संसाधन में नदियां है, बांध है, जलप्रपात, ये देखेंगे। फिर वन संसाधन में वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, छोटा नागपुर का पठार खनिजों का गोदाम घर कहलाता है। तो जब ये चीजें देखेंगे तो उसी में आपका आएगा बहुत सारा चीज, बेसिन, नदी जब पढ़िएगा तो नदी में आएगा बेसिन, और उस नदी बेसिन में बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारे डेटा को निकालेंगे जो खान खनिज से रिलेट करता है, ठीक है। झारखंड का आर्थिक विकास, एक तो है आजादी के पूर्व बाद 1947 से पहले भी और 2000 तक प्रमुख उद्योग, बहुत सारे उद्योग लगे, और राज्य गठन यानी 15 नवंबर 2000 के उपरांत। तो जो पहले लगे वो देखिए, सबसे पहला जो कदम उठाया गया वो 1907, टिस्को, दोराबजी टाटा एक बहुत ही फेमस आदमी थे। भारत का सबसे पहला एवं लौह इस्पात, सबसे पहला एवं बड़ा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है, तो वह है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी, लेकिन रियल फाउंडर माने जाते हैं जमशेदजी टाटा, इसलिए आपको कई बुक्स में मिलेंगे जमशेदजी टाटा, ठीक है। जैसे जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव माने जाते हैं, लेकिन जैन धर्म के रियल फाउंडर महावीर को माना जाता है, तो उसी तरह यहां भी आप देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं जपला सीमेंट उद्योग, 1921 में ये भी पलामू में बहुत फेमस रहा। उसके बाद आते हैं, ये हालांकि डेट ये पीछे न होना चाहिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 9 नवंबर 1967 को घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में। अच्छा एक चीज सोचिए कि इन सब उद्योगों को स्थापना करने का मुख्य रीजन क्या था, तो यही था ना कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति बहुत पहले हो चुकी थी, तो भारत में भी जरूरी था। भारत में इसी क्रम में अंग्रेज, कहते हैं ना कि देख के ही लोग एक दूसरे को सीखते हैं, ब्रिटेन भी हमसे बहुत कुछ सीख के यहाँ से गया और अपने यहाँ अप्लाई करता है। अगर किसी, अब आज के टाइम में देखिएगा मोबाइल में बहुत सारे लोग ना मोबाइल में रेसिपी देख देख के अलग अलग टाइप के डिश बनाने लगे हैं, तो देख देख के सीखते हैं। तो हमने भी कहीं से देखा, सीखा, इसके बाद हम साक्षी में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर यहां लगा दिए, जमशेदपुर में ये टिस्को। जपला सीमेंट उद्योग 1921 में। फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 9 नवंबर 1967 घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी 1938 मुरी रांची में 17 दिसंबर 1938 को। अच्छा, पहला झारखंड का पहला तांबा जो उत्पादन करने वाला जो हमारा लगाया गया फैक्ट्री, भारत का तांबा उत्पादक खान जो पहला, झारखंड का नहीं भारत का, तो वो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम 1924 में स्थापित हुआ ये, ठीक है।
अब आपको यहीं से बहुत सारे डेटा मिलेंगे, जैसे कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी 1938 मूरी रांची 17 दिसंबर को, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्यों लगाया गया, 8 बड़े बांध बनाए गए, हमें बिजली चाहिए थी, हमें उसी पानी से सिंचाई भी करनी थी, तो बहुत सारे बहुउद्देशीय, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो ये डीवीसी है 7 जुलाई 1948 को, और झारखंड बिहार की संयुक्त परियोजना, भारतीय विस्फोट कारखाना, और ये एशिया का पहला एवं सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना गोमिया में खोला गया। इंडियन एक्सप्लोजिव 1956 में, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी स्थापित किया गया 31 दिसंबर 1958 धुरवा रांची में, इसको एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग माना जाता है, और आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको बोला गया। ठीक है, तो इतनी बात आपको तो याद हो गई होंगी। तो इस टाइप से हम पूरे चीजों को यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, वो तो हो ही रहा था, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बीएसपी यानी बोकारो स्टील प्लांट 29 जनवरी 1964 बोकारो में है, ये सेल के अधीन काम करता है। रूस के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा पहला स्वदेशी लौह इस्पात संयंत्र यही लगाया गया, बीएसपी बोकारो स्टील प्लांट। इंडो असाई ग्लास कंपनी 1964 में भदानी नगर भरकुंडा रामगढ़ में लगाया गया। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट 1967 जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम। अब इसी को आगे बढ़ाने के लिए यानी औद्योगिक विकास के लिए हमने 4 कदम उठाए मुख्य रूप से, जैसे झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाए जिसको बोलते हैं जियाडा, ये लोवाडीह नामकुम रांची में है, इसके 4 शाखाएं इस टाइप से देखने को मिलेंगी, आइजा, रियाडा, बियाडा, स्पाइडा। 1972, 73, 74, 2015, तो ये तो 2015 राज्य गठन के बाद, लेकिन राज्य गठन के पहले आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए लाया गया। तो इस सरायकेला खरसावां इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, फिर रियाडा रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसका हेडक्वार्टर रांची में 1973 में स्थापित। 1974 में बियाडा बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हेडक्वार्टर बोकारो। और स्पाइडा संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हेडक्वार्टर दुमका 2015 में। अब इसके साथ साथ शिक्षा में भी बहुत जबरदस्त परिवर्तन हुए, क्योंकि शिक्षा के आधार पर आप बहुत सारी चीजें बदलते हैं, बदल सकते हैं। एक बिजनेस करने के लिए, एक इंडस्ट्री को आगे चढ़ाने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। उसी क्रम में आईआईटी यानी भारतीय खनिज संस्थान धनबाद 9 दिसंबर 1926 को लॉर्ड, एक व्यक्ति थे अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड इरविन, वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। बहुत ही जबरदस्त ये चीज बहुत काम किया, और धनबाद बहुत फेमस हो गया माइनिंग के क्षेत्र में। रांची कृषि विश्वविद्यालय, रांची कृषि महाविद्यालय, जिसका 1981 में नाम बदलकर रांची कृषि विश्वविद्यालय, जो कि झारखंड का पहला विश्वविद्यालय बनता है, कर दिया गया। तो हालांकि इसका नाम पहले रांची कृषि महाविद्यालय था, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1955 को रांची में। उसी बात बिहार यूनिवर्सिटी से अलग हुआ रांची विश्वविद्यालय 12 जुलाई 1960 को। रिम्स भी स्थापित हुआ रांची में, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान 1960 में। वहीं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 26 जून 1981 रांची, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय 10 जनवरी 1992 दुमका, विनोबा भावे विश्वविद्यालय 17 सितंबर 1992 हजारीबाग। इस टाइप से बहुत सारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए। तो ऐसे ऐसे करके कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटीज खोले गए, स्वास्थ्य के लिए शोध कई जगह पे खोले गए। तो ऐसे से काम करके हुए। अभी दूसरे सेशन में बहुत अच्छे से और चीजें समझाने वाला हूं, समझाऊंगा। इसमें आपको मुख्यतः खान खनिज ही नहीं पढ़ना है, जंगल ही नहीं, नदी नहीं, पहाड़ नहीं, इतने ही नहीं पढ़ने हैं। इसके अतिरिक्त जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है एकदम आपको आसान और सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इसको अच्छे से देखिएगा। एक तरह का ये जो आज का सेशन था आपका एक रिवीजन के साथ साथ ये क्लास से अटैच्ड है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर पहले वाला ही पढ़ा दे रहे हैं। आपको एक रिवाइज किए, औद्योगिक विकास दिखाए, उद्योग कैसे कैसे बने, कैसे कैसे आए, और इसके तहत आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे हम क्लास को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी का एक इंट्रोडक्शन दिए, कैसे भौतिक विभाजन वगैरह हुआ। अब हम लोग चलेंगे पठारी भूभाग से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। खान खनिज, जंगल, पर्वत, पहाड़ सब कुछ देखेंगे। खान खनिज ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी जितनी चीजें हैं जैसे जंगल है, नदी है, पहाड़, पर्वत, सब कुछ 1 बाय 1 एकदम आराम से दिखाएंगे। और ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आपको मजा भी आएगा। अच्छे से देखिएगा और हमेशा अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।